नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज की जो चुस्की हम आपको दिखाएंगे, आप खुद भी इतनी चुस्कियां लगाएंगे, आप कहेंगे मजा आ गया। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी से। और आपको बता दें, कुलदीप शर्मा जी ने कल एक प्रेस वार्ता की थी और सीधा सीधा निशाना जो था कुलदीप बिश्नोई पर था उनका। कांग्रेस को लेकर बड़े चिंतित है, क्योंकि उनका परिवार लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें, कुलदीप जी के पिताजी स्वर्गीय पंडित चिरंजी लाल जी यहां से 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। और जीवन की बात करें, यदि शर्मा परिवार के जीवन की बात करें दोस्तों, तो बहुत से खट्टे मीठे अनुभव हैं। क्योंकि कुलदीप शर्मा जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के अंदर स्पीकर रह चुके हैं। और आपको मालूम है, जो आदमी स्पीकर रह चुका हो उनकी स्पीच तो सुनने को बनती है। सीधी बात करेंगे कुलदीप शर्मा जी से। शर्मा जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। शर्मा जी, कैसा लगता है ये प्रोग्राम आपको? सुखीजा जी, मुझे तो आप अच्छे लगते हैं। जब आप अच्छे लगते हैं तो आपका कार्यक्रम भी अच्छा लगेगा। इसके कंटेंट्स जो हैं, उसके जो कार्यक्रम में आप दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत लोक रुचि पूर्ण रहता है, तो इसीलिए आपकी फॉलोइंग। बिल्कुल दोस्तों, सीधी सीधी बात और पहला पहला सवाल। शर्मा जी, आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके परिचय। तो वैसे लोग परिचित हैं ही हैं, लेकिन हम उन लम्हों को छूना चाहते हैं जिसके बारे में लोग कहें, अरे यार, शर्मा जी ऐसे भी थे जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। और जो आपकी जो ये मुस्कुराहट होती है, बदलती है टाइम के हिसाब से। देखिए, मैं सन 1957 में पैदा हुआ था और उस समय मेरे पिता राजनीति में थे। पंजाब की असेंबली के सदस्य रहे। पंजाब और हरियाणा अलग हुआ तो हरियाणा की असेंबली में सेशन, फिर हरियाणा सरकार में वो मंत्री रहे, और आपने बताया कई बार करनाल से सांसद रहे। कांग्रेस के संगठन के विभिन्न पदों पर वो रहे। मेरा राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से ही शुरू हुआ। जो विश्वविद्यालय की राजनीति हुआ करती थी, उसमें मैं पूरा हिस्सा लिया करता था। और एक्टिव रोल जो पॉलिटिक्स का था, वो 1978 में जब मेरे पिताजी ने यहाँ से करनाल से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, तो मैंने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उस समय मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र था। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, और उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने बी ऑनर्स LLB की है। ये राजनीति का परिवार में होना अपने आप में असर डालता है। और युवक कांग्रेस में, उसके बाद करनाल ब्लॉक कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा, करनाल सिटी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, करनाल जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष रहा, और फिर विधायक बनने के बाद, पहली बार विधायक बनने के बाद मुझे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर होने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर भी मैं विधायक बना। स्पीकर के तौर पर उससे पहले और उसके बाद 28 पार्लियामेंट्री इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैंने पार्टिसिपेट किया है। और मैं दुनिया के 58 देशों में यात्रा कर चुका हूँ, व्यक्तिगत रूप में भी और सरकारी ऑफिशियल, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सपोजर, तजर्बा विभिन्न देशों के संविधानों का
वहाँ के सरकारों के चलन का, हाउ द गवर्नमेंट इज़ रन, गवर्नेंस कैसे होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्या वो हैं। इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस में एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे के बारे में जानने का बहुत बड़ा मौका मिला है। हरियाणा में और देश में जितनी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस हुई इंटर स्टेट, उन सब में मुझे बतौर स्पीकर के पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, विच वॉज ए बिग एक्सपोजर। मैं अगर कहा जाए तो संगठन के महत्व को समझने वाला व्यक्ति हूँ। कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, उसकी कितनी इच्छाएं हो, संगठन के बिना राजनीति में महत्व होना संभव नहीं है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, दर्शकों को बता देता हूँ। शर्मा जी, आप एक उम्दा अधिवक्ता भी हैं। हाँ। और अधिवक्ता, दोस्तों, अधिवक्ता के साथ साथ शब्द जुड़ जाता है वक्ता। तो मैं कहूँगा आप अधिवक्ता के साथ साथ वक्ता भी हैं। शब्दों पे जो आपकी पकड़ है बड़ी उम्दा है शर्मा जी। और क्या लगता है आपको? ये मैं कहूँ कि विरासत में, क्योंकि मेरे पिता पंडित चंजीलाल शर्मा स्वयं एक अच्छे वकील थे। मैंने भी 27 साल वकालत की, लोग जानते हैं कि किस तरह का वकील था मैं। वक्ता की शैली भी मैंने अपने पिता से और अपने बड़े भाई अशोक शर्मा जी से सीखी। और कोई भी अच्छा वक्ता तब बनता है जब उसका कोई अध्ययन हो, उसने कुछ पढ़ा हो, उसमें कोई कंटेंट हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। अगर लोग समझते हैं मैं अच्छा वक्ता हूँ तो मैं हूँ, मेरे कहने से नहीं। इसलिए आई लीव इट टू द जजमेंट ऑफ पीपल। वकालत का 27 साल का लंबा सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। और वकालत शुरू करने के 5 साल बाद से ही मैंने सेशंस ट्रायल्स, मेनली सेशंस ट्रायल्स ही करता था, और उसमें भी अच्छी सफलता प्रभु के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। मेरा एक पुत्र है चाणक्य पंडित, जो स्वयं अधिवक्ता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। और मेरी एक बेटी है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित, जो दुनिया की प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं और दुनिया की प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और आज के दिन वो जिंदल लॉ स्कूल में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम करते हैं। ये मेरा परिवार है। एक पोती है, 2 नातियां हैं, नाती हैं। तो ज़िंदगी के सफ़र में अगर मुझसे कोई कहा जाए आज कि आप इसको सम अप करिए, क्या टोटल इसका समझते हैं, तो आई विल से नो रिग्रेट्स। जीवन के सफ़र में ऊंच नीच, नशे, फराज, आग धुआं, रात दिन, फूल और कांटा, ये नियम है इस कुदरत का। इससे घबराना भी नहीं चाहिए। मैं तो कभी घबराया नहीं हूँ। लेकिन आपसे लोग घबराते हैं। मेरे से क्यों घबराते हैं ये तो उनसे पूछिए। मैं कोई खूंखार आदमी तो हूँ नहीं। शर्मा जी, जब आप राजनीति में बैटिंग करते हैं तो कई विकेटें गिरती हैं। और जिस तरह से आपने एक प्रेस वार्ता के अंदर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी बैटिंग की है, और उसके टारगेट के ऊपर हैं कुलदीप बिश्नोई। सीधा सवाल करने जा रहा हूं, क्योंकि ये चुस्की ले ही, अगर हमने ली ही नहीं तो फिर ये चुस्की देखने वाले कहते हैं यार चुस्की तो ली नहीं है, और फिर उसके बाद चुटकी भी नहीं। तो चुटकी कैसे लेंगे? क्या लगता है आपको कुलदीप बिश्नोई के बारे में? देखिए, कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार का इतिहास अगर देखा जाए तो चौधरी भजनलाल जी ने 1977 में कांग्रेस को छोड़ दिया था, सीएफडी पार्टी में चले गए थे। फिर सीएफडी को छोड़ा, जनता पार्टी में चले गए। फिर जनता पार्टी को छोड़ा, कांग्रेस में आ गए। और फिर
कांग्रेस में मुख्यमंत्री के रूप में रहे और फिर उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ा और हरियाणा जनहित कांग्रेस का निर्माण कर गए। और जब उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया तब वो हरियाणा जनहित कांग्रेस में थे। कुलदीप बिश्नोई ने तो कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाई ही थी। उन्होंने जो बयान दिए वो मुझे कतई सहन नहीं होते हैं। उन्होंने ये बयान दिया था मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कांग्रेस में वापस नहीं आऊंगा, तो फिर क्यों आए? उन्होंने बयान दिया था कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सबसे फ्लॉप प्राइम मिनिस्टर हासिल सब। क्या उन्होंने इस बयान के लिए राहुल गांधी से माफी मांगी? क्या वो इस बात के लिए शर्मसार हैं कि इस प्रकार का बयान उन्होंने उस नेता के बारे में दिया जिसको आज वो नेता अपना मान रहे हैं? वो तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत की बात करते हैं। कौन सी राजनीतिक विरासत? दल बदल, भ्रष्टाचार, कौन सी राजनीतिक विरासत? शर्मा जी, ये राजनीति जो होती है बिना भ्रष्टाचार के कैसे सक्सेस होती है? ये तो जो राजनीति में अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं उनसे पूछिए। हमने संघर्ष से की है। मेरे पिताजी 35 साल पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, कोई एक आरोप तो लगा दे। ये लोग राजनीति में बड़ी बड़ी कारें, 2-2 करोड़ की कारों में घूमते हैं, इनके बंगले लंदन में हैं, यहाँ फार्म हाउसेज में रहते हैं 100-100 करोड़ के, इनके होटल्स हैं। अब फिर वो राजनीति में उनके क्या दादा छोड़ गए थे? क्या विरासत में आए थे? शर्मा जी, मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से बेबाक बात करते हैं आप और उसी तरह से बेबाक जवाब भी देते हैं, एक समय था आपने भी कांग्रेस को छोड़ दिया था। मैंने कांग्रेस को छोड़ा था जब कांग्रेस ने मेरे साथ अन्याय किया था। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसने पिछले 3 चुनाव कांग्रेस के अध्यक्षों के खिलाफ लड़े, और हम जो कांग्रेस के अंदर थे हमारे को इग्नोर किया गया। तो मैंने संघर्ष करने की ठानी, लेकिन मैं किसी दल में नहीं गया, मैं दल में नहीं गया। मैंने कांग्रेस के उस निर्णय को चुनौती दी थी। और फिर 2005 में मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को, मेरे पिताजी ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में कहा कि हमारा क्या कसूर था, जो अनेकों दलों के से आए हुए मौसम वैज्ञानिक कांग्रेस का फायदा उठा गए। तो श्रीमती सोनिया गांधी ने कृपा की, बात को समझा, और आज भी उनका एहसान मानता हूं। उनके आशीर्वाद से मैं हरियाणा कांग्रेस, जो व्यक्ति को कांग्रेस से निकाल दिया गया था, उसको कांग्रेस ने दोबारा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, मुझे टिकट दी, बहुत बड़ा सम्मान दिया। स्पीकर बना। कांग्रेस की तत्कालीन जो कांग्रेस के लोग थे, श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षा थी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, सदन के नेता थे, फर्स्ट टाइमर को हरियाणा का विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। इससे बड़ा सम्मान और मुझे कांग्रेस क्या दे सकती। लेकिन आज मैं चिंतित हूं, शर्मा जी, जो आपकी आज मैं दुखी हूं। आपका जो दुख है, मुझे लगता है ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने जख्म थे वो हरे हो गए हो। देखिए, एक कहावत है कि ब्राह्मण की दुश्मनी और नादान की यारी, कांस का खेत और सांस की बीमारी, कभी जाया नहीं करता। महंगी पड़ेगी इसका मतलब। महंगी पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, इस चीज में नहीं जाना चाहता। प्रीपेड पड़ेगी या पोस्टपेड। लेकिन आज जो लोग कांग्रेस के ठेकेदार बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को अनेकों बार ठुकराया है। मुझे दुख इस बात का होता है कि हरियाणा के अंदर
हम अगले चुनाव 2024 की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कांग्रेस अपने सबक नहीं सीखेगी? पंजाब में करारी हार के बावजूद भी अगर हरियाणा की कांग्रेस सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं समझता हूं कि हम भविष्य में इम्प्रूवमेंट ना देखें। आपने पंजाब का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का नहीं किया, उत्तरांचल का नहीं किया। नहीं, मैं पांचों स्टेट्स के अंदर कांग्रेस अगर हारी है तो उसकी हार का जिम्मेदार संगठन का ना होना है। उस हार का जिम्मेदार आपसी मतभेद है। उस हार का जिम्मेदार नेतृत्व को चुनौतियां हैं। जब इस बात का फैसला हो गया, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कर दिया, उसको चुनौती देना मैं समझता हूं कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली नीयत। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक हम सत्ता से बाहर रहे, हमारा संगठन भी नहीं था। वही एक कारण बना कि हम अपनी उपस्थिति सही ढंग से दर्ज नहीं करवा पाए। उत्तराखंड के अंदर वही जो पंजाब में हुआ, वही नेतृत्व के अंदर मतैक्य ना होना इसका कारण बना। देखिए, अब भी समय है। हम 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार करेंगे। 2024 के विधानसभा का हरियाणा में होना है। उससे पहले भी हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों में, कर्नाटक चुनाव होने। कांग्रेस को भविष्य की तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए एक ही मंत्र है, और वो ये है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम कामयाब हुए। दोस्तों उस नेतृत्व को स्वीकार कर, उस नेतृत्व को स्वीकार कर, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी को सामान्य जनमानस से नहीं है, वो एक शहीद की पत्नी है, जिन्होंने भारतीयता को अपने जीवन में उतारा, जिन्होंने 19 साल कांग्रेस का संचालन किया, कांग्रेस सत्ता में आई, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को त्यागा, अगर किसी ने त्यागा है। एमपीज का यूनानिमस रेजोल्यूशन था कि सोनिया गांधी अगली देश की प्रधानमंत्री होंगी, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा नहीं, सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री। ये क्या बात करते हैं? आरोप लगाती है बीजेपी, विरासत विरासत, आरोप लगाती है बीजेपी, डायनेस्टी। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बना के गए थे? उनके बीच में माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, और उनकी असामयिक मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा जी का कत्ल हुआ टेररिस्ट के हाथों। वो अपने हाथ से राजीव गांधी का राज तिलक करके नहीं गई थी। देश ने राजीव गांधी के नेतृत्व को चुना, और जब गांधी परिवार के ऊपर इस देश के सांसद 2004 में ताज रखने के लिए तैयार थे, तो गांधी परिवार की मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी ने उस ताज को ठुकराकर देश के प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मारकर कांग्रेस का संचालन किया, और उसके बाद 2009 में भी कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन आज के दिन हमें इस बात को गहराई से सोचने की जरूरत है कि हम क्यों पिछड़ रहे हैं। ये बिखराव क्यों है? ये बिखराव संगठन का ना होना। इसके लिए शर्मा जी, बड़ा सवाल जो निकल के बाहर आता है कि प्रयास बड़े किए जाते हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। आप जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी मीटिंगें होती हैं, मीटिंगों में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसी मीटिंग समाप्त होती है, उसके बाद फिर वो कुछ नेता जो हैं पार्टी के, वो अपना आपा खो देते हैं,
फिर वो रंगीन दुनिया में आ जाते हैं, खुद को सीएम प्रमोट करने लगते हैं। फिर उसके बाद जो मीटिंग के अंदर होता है वो एजेंडा बाहर लीक हो जाता है, अनुशासन भंग हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। संगठन मजबूत होगा तो फिर कैसे मजबूत होगा? प्लानर कौन है? क्यों ये अनुशासन भंग होता है? आपको लगता नहीं है कि पकड़ बड़ी कमज़ोर हो गई है? आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और उतनी ही संजीदगी से उसका मैं जवाब दूंगा। देखिए, कांग्रेस को इस बात को पहचानना होगा कि किन लोगों में दम है। इंपॉर्टेंट इज ही टू whom द इम्पोर्टेंस इज गिवन। जिसको आपने महत्व दिया है वो महत्वपूर्ण हो जाए। मैं नहीं समझता ये राजनीति का नियम है। आप उसको महत्व दो जो महत्वपूर्ण है। जब तक महत्वपूर्ण लोगों को महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक मैं समझता हूं संगठन के निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं, बाधाएं यूं ही चलेंगी। जहां तक कांग्रेस हाईकमांड के सामने बात करके आए, कस्में उठाकर आए, अखबारों में तो छपा है जूतम बजा रही है। क्या हुआ उस मीटिंग में ये भी मैंने अखबारों में पढ़ा। उससे बड़ा दिल दुखी हुआ कि मीटिंग तो इसलिए बुलाई गई थी कांग्रेस मजबूत हो। ये कांग्रेस को मजबूत करने गए थे? एक संदेश जाना चाहिए था। जब कांग्रेस के बड़े नेता इकट्ठे हुए हैं तो उनको अपने बारे में ना सोचकर कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस के भविष्य के बारे में सोचकर बात करनी चाहिए। सब आप ठीक कह रहे हैं, स्वार्थ कैसा ये स्वार्थ कैसा है जिससे कुछ हासिल भी नहीं होने वाला बल्कि नुकसान होने वाला है? मैं इस नेताओं को एक बात कहना चाहता हूं, जी। होइए वही जो राम रचि राखा। अगर आदमी अपने भविष्य की कलम खुद अपने हाथ में रखता हो तो फिर प्रभु का क्या कार्य रह गया। समझ ये कल्चर बड़ा मैंने देखा है पिछले ये 2014 के बाद से कि लोग पहले क्या होता था कि कहते थे कि लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, लेकिन अब 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बजाय पैर ही कुल्हाड़ी पे मार रहे हैं। जैसे अब बात करें कि कांग्रेस की जो अभी बहुत बड़ी मीटिंग हुई और जिसके अंदर बड़े अनुशासन के पाठ पढ़ाए गए और संगठन को मजबूत करने की बात की गई, लेकिन उसके तुरंत बाद करनाल के अंदर ही एक धमाका हो जाता है। एक कांग्रेस के नेता आते हैं, बहुत बड़ी रैली करते हैं, कांग्रेस का कोई भी नेता लोकल का वहाँ मौजूद नहीं होता है। आखिरकार वो दिखाना क्या चाहते हैं? और जिस तरह से जो फायर, हम तो कहेंगे जो फायर हुआ है, वो फायर मुझे लगता है शर्मा परिवार पर हुआ है, विरासत को लेकर हुआ है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक कहावत है, लूज कैनन। ऐसी तोप जिसकी जो दिशाहीन रहती है, तो ये लूज कैनन्स हैं। ये जिधर दुश्मन है उधर तो इनका गोला छूट नहीं रहा, जिधर अपने हैं उधर इनका गोला जा रहा है, या जिधर रेत है उसमें गोला मार रहे हैं। निशाने पर गोला मारने वाले लोग नहीं हैं। ये सब जिस प्रकार की राजनीति करते हैं इससे न केवल कांग्रेस को बल्कि उनको खुद को भी नुकसान होता है। इससे बड़ी और क्या झूठ होगी। झूठ में रहना कोई चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ कि करनाल में रैली हुई, करनाल के ये कहा करनाल हमारा घर है। करनाल में था तुम्हारा घर, लेकिन जब करनाल के लोगों ने तुम्हारे पिताजी जिन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा था 1,81,000 मतों के अंतर से उनकी पीएचडी पर चोट मारी थी और फिर वो मकान बेचकर यहाँ से चले गए थे। जो तुम मकान ही बेचकर चले गए तो तुम करनाल के कहाँ से हो? ये करनाल भी अजीब है, समझ से बाहर है। मतलब इस बात समझ नहीं आ रही। करनाल की करनाल के एक मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए इसको मुख्यमंत्री सिटी कह रहे हैं। ये कैसे संभव हो जाता है? अच्छा, अब करनाल वेटिंग चीफ मिनिस्टर का शहर बन गया है। एक चीफ मिनिस्टर का शहर, एक वेटिंग चीफ मिनिस्टर इन कमिंग। ये करनाल को क्या समझ रखा है? जहां करनाल में मुख्यमंत्री का घर है उसमें कभी ठहरे हैं वो? एक
पट्टी लगा देने से मुख्यमंत्री का शहर हो गया ये। हमारे लिए तो शहर में एक मुसीबत और हो गई कि जिसने प्रदर्शन करना है वो करनाल के में आ गया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है। अब तो ये करनाल मुख्यमंत्री इन वेटिंग का शहर है, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा एक व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री बना कर गया है। वो इस चीज़ की इंतज़ार में नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता बनाएगी, वो खुद ही मुख्यमंत्री हैं, बन गए, राज तिलक करके आए हैं। वो तो घर से ही, वो तो पैदा ही विरासत की बात की ना, कि विरासत में मिला है। कौन सी विरासत? शर्मा जी, इनके आने से आपको जो चोटें लगी थी एक टाइम पे, तो वो उभर गई हैं, ऐसा है क्लियर? या मैं इसको खुल के आपको एक्सप्लेन करूं कि जिस समय चौधरी भजनलाल सीएम हुआ करते थे और हमारे श्री पंडित चरणजी लाल जी लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे, उस समय एक लूज टॉक किया था चौधरी भजनलाल जी ने पंडित जी के बारे में, तो वो कितना शोभनीय था? देखिए, चौधरी भजनलाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने बात पूछ ली, जख्मों को खुरच देते हैं आप सुखीजा जी। मुझे कोई व्यक्तिगत आक्रोश मैं कहूँ नहीं था, है, रहेगा। मैंने बताया तो है, ब्राह्मण की दुश्मनी और नादान की यारी, कांस का खेत और सांस की बीमारी रहती हैं। भजनलाल जी ने मेरे पिता को झुकाने के लिए हमारे होटल पर बुलडोज़र चलवाने की कोशिश की। ये राजनीति है? यह राजनीति का गिरा घिनौना स्तर है। उन्होंने पंडित चिरंजी लाल जैसे विद्वान क्या पंडित चिरंजी लाल जी के राजनीति और उनके चरित्र का मुकाबला भजनलाल जी से किया करें? शर्मा जी, नहीं, आप करना चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। हो जो चीज़ हो नहीं सकती, जो संभव नहीं है, उसको छूना भी नहीं चाहिए। दल लेकिन बदल की राजनीति के सरताज कांग्रेस को खा गए। जो लोग कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे थे, उनको सहारा दिया जाता था। ऐसी राजनीति, ऐसी विरासत पर अगर किसी को गर्व है तो उनको मुबारक हो। उनको मौज लेने देते हैं ना, हैं? उनको मौज लेने देते हैं। उनको रहने दो उनके सपनों में। शर्मा जी, आपने बात की है कि बुलडोजर आपके होटल पर उस समय चलाने का प्रयास किया, आपको बहुत पीड़ा हुई। आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में डीटीपी विक्रम कुमार ने दबाकर बुलडोजर चलाए, दबाकर लोगों के घर तोड़ दिए, दबाकर कॉलोनियां बसा दी, उनको उजाड़ दिया। एक तांडव जो उन्होंने खेला, साथ में करनाल के तहसीलदार राजबख्श शामिल हो गए, करनाल के और बड़े लोग शामिल हो गए, जिनका डिस्क्लोजर के अंदर नाम आने के बाद वो डिस्क्लोजर लीक हो गया। ये तमाशा क्या है? करनाल की तासीर, देखिए, मैं जिस पे आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या क्या हो सकती है? देखिए, मैं भ्रष्टाचार के जो अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, मैं अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं भ्रष्टाचार की जड़ों के खिलाफ बोलना चाहता हूँ। ये पूछो कि ये इतना लूट रहे थे, इतना माल कमाया जा रहा था, रिकवरी हो रही है, और वो भी मुख्यमंत्री जी के सीएम सिटी में हो रहा है। उनको यहाँ लगाया किसने था? एक बार एक कवि कविता सुना रहा था, बीच में एक पहलवान उठ के आ गया। पहलवान ने सोचा, उसने कवि ने सोचा मारेगा, कहता पहलवान जी कविता बंद कर दूं? कहता नहीं, आप मेहमान, आपको जितनी आती है उतनी सुना के जाना, मैं तो ढूंढ से रहा हूं जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया था। किसने लगाया था? कौन संरक्षक थे? याद रखना सुखीजा जी, राजनीति में भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। इसलिए जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर आप मुस्कुरा रहे थे ना, किन किन के नाम आए,
जिनके आए उनको तो पता है, जी। लेकिन क्योंकि मैं वकील हूँ, जब तक उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को देखना लूँ तब तक उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर रही है कि वो कौन से राजनीतिक संरक्षण थे, किनका राजनीतिक संरक्षण था, जिसकी वजह से ये इतना व्यापक भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? समझ, जो ये मेरी मुस्कुराहट है कईयों के लिए करवाट बन जाएगी। और वो, क्योंकि अगर हम मुझे लोग इस बात की परवाह हो तो मैं जो जी बात कह रहा हूँ कहूंगा ही नहीं। शर्मा जी, हम लोग तो सत्य तो दिखाएंगे ना, सच क्यों नहीं बताएंगे? कौन कौन कहाँ पे कैसे कैसे लूट गया। तो आप वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एक बार मुझे दिखवा दो और फिर मेरा इंटरव्यू ले लेना। मैंने देखा वो तो नहीं है। पब्लिश हो गया, छाप दिया, मैंने नहीं देखा। एक बड़े अखबार ने उसको छाप दिया। मैंने नहीं देखा। जी जब तक मैंने नहीं देखा, वकील हूं मैं, जी तब तक टिप्पणी नहीं करूंगा। जैसे आज मुझे चौधरी भजनलाल जी की सरकार के अंदर रहे मंत्री श्री सुभाष बत्रा जी, जो गृह राज्य मंत्री गृह थे, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार। उन्होंने बताया कि 2009 में हजका के 6 विधायक आए थे, उनके लिए सौदेबाजी करने के लिए बात कुलदीप बिश्नोई कर रहे थे। जी। अब मुझे बताया ना, तो मैंने कह दिया कि उन्होंने मुझे बताया। आप उनसे पूछ लो कि बताया कि नहीं बताया। वो भी विवाह है आपकी तरह, बता देंगे वो भी। हाँ, तो फोन करके फोन नंबर दे देता हूँ, पूछ लीजिए। पूछ लूंगा उनसे, मुझे मालूम है वो बता देंगे। हाँ, और जो जो ये वो कह सरकार, रहे मैं गवाह था, जी मैं हाजिर था। जी, तो शर्मा जी, जो ये सरकार बनी हुई है जेजेपी और भाजपा की, इसके अंदर भी कुछ लेन देन हुआ? क्योंकि कुछ विधायक आजाद भी थे और जेजेपी के भी थे, उसमें क्या हुआ था, इसका खुलासा कौन करेगा? इसमें लेन देन हुआ नहीं, लेन देन चल रहा है। अच्छा, हाँ गिव एंड टेक हो रहा है हाँ। खूब खुल्लम खुल्ला। शर्मा जी, बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की बात करें। दोस्तों, कांग्रेस की बात बड़ी जरूरी है क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि कांग्रेस साफ हो गई है। हरियाणा प्रदेश से, पंजाब से, 5 राज्यों से, देश से धीरे धीरे उसका स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को समझ क्यों नहीं आ रही बात, ये सीधी दिमाग में जाती क्यों नहीं कि जो व्यक्ति अपने विधानसभा के अंदर अपनी जमानत जब्त करा लेता है, उसको हरियाणा प्रदेश का प्रभारी लगा दिया जाता है। तो ये आप लोग कहाँ रहते हो? आप क्यों नहीं ऐसे लोगों का विरोध करते? क्या चक्कर क्या रहता है? और वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो उसका मौका लगा था तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे उन लोगों ने आपको भी चोट पहुंचाने की कोशिश की थी और संगठन को तो पहुंचा ही रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? देखिए, पुत्रवती युवती जग सोई, जा पर कृपा राम की हुई। कोई मुझे कितनी चोट पहुंचाएगा उसको तो मैं देख लूँगा, मुझे प्रभु की कृपा चाहिए। वो जब तक रहेगी किसी चोट का असर नहीं होने वाला। मेरे छठे घर में शनि है और शत्रु को वक्र दृष्टि से देखता है। इसलिए इसलिए वो स्टार्ट हो गया। मैं इसीलिए ये एडवाइस देना चाहता हूँ, ये सलाह देना चाहता हूँ, मशवरा है मेरा कि मेरे प्रति शत्रुता न रखें। इसमें मेरा नुकसान होगा कि नहीं होगा, शत्रुता रखने वाले को नुकसान हो जाएगा। भैया, ये बात ध्यान से सुन लेना। ये जो ग्रह चाल होती है ना, और उसमें जो ग्रह नक्षत्र कहाँ से कहाँ अपनी चाल और दृष्टि डालते हैं, जल्दी से फटाफट मिठाई के डब्बे डुब्बे ले लूँ के ना बड़े इत्मीनान से शर्मा जी के पास आ जाओ। शर्मा जी दिल के बड़े नरम हैं, इतने कठोर नहीं है, जल्दी से प्यार से मान भी जाते हैं। शर्मा जी, आपकी शरण में आ जाए, मेरी बात सुनो, उनको माफ कर दो क्या? मिठाई के डिब्बों की तो मना कर देना। आई एम डायबिटिक, सो आई डोंट। शुगर फ्री ले आना यार, कोई बात नहीं। देखिए, किसी को क्षमा कर देना, जो व्यक्ति दिल से क्षमा मांगता है, ये तो हमारी संस्कृति है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को मानने के लिए भी तैयार है, क्षमा भी ना मांगे, फिर यहाँ मेरे से गलती है,
तो ऐसे व्यक्ति को हमारे शास्त्र कहते हैं कि क्षमा करना चाहिए। दंड के साथ। तो नियत पर डिपेंड करता है, किस नियत से माफ़ी मांगी जा रही है। जिस नियत से मांगी जाएगी उसी नियत से। शास्त्र में लिखा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दंड के साथ क्षमा के पात्र होते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो सीधे ही क्षमा के ही पात्र होते हैं। आपकी बात से मैं बड़ा सहमत हूँ कि उसकी नियत मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना, हालांकि उनको पता नहीं था क्या कह रहे हैं, लेकिन कहा उन्होंने षट शाठम समाचरित। वो सही, चलो सही था क्या वो? जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई बात कह दी उससे मैं ज़रूरी तौर पर सहमत हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ईमानदार अगर हैं, जो मेरी नज़रों में है, तो मेरा उनसे एक निवेदन है, यू शुड रीड ए बुक पावर ऑफ वन। क्योंकि करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे आती है। दैट्स वाई इंग्लिश में बोलते हैं इज ए फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन, इट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन हो, धान घोटाले हो, शराब घोटाले हो, तहसील घोटाले हो, जितने घोटाले आप याद आ रहे, थोड़े घोटाले हैं क्या? हो ही रहे हैं। पीएचडी होगी। एक ईमानदार मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतने घोटाले हो क्यों रहे हैं? क्या क्या हो सकता है? क्या कर इसमें आत्मनिर्णय, आत्मचिंतन मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। और लोग तो वेश बदल बदल कर आ रहे हैं। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी को सदन में कि मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार तहसीलों और दफ्तरों में है, किसी दिन भेष बदल कर जाइए, मुख्यमंत्री बनकर नहीं। वो तो फोटो रिकॉर्डेड स्पीच कहीं गए हैं बदल के? क्या बात हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी की आंख के ऐन नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है? वो नाक के नीचे हो रहा है। बिल्कुल। ये बात आत्मचिंतन करने की। शर्मा जी, बड़े बड़े आईएएस के नाम आ रहे हैं, आईपीएस के नाम आ रहे हैं, एससीएस के नाम आ रहे हैं, बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं, डेयरी को दबा रखा है। तो आप लोग क्यों नहीं मांग करते? आपको एक हाथ में इतना बड़ा मुद्दा लगा था, तो आपने उसको कैसे छोड़ दिया? ये समझ से, हमारी भी समझ से बाहर है कि कांग्रेस विपक्ष में है और हरियाणा के अंदर विपक्ष भी मजबूत है, लेकिन थोड़ा बहुत बिखराव तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी मजबूत है। उस मामले को लेकर क्या लगता था कि रणनीति बनाने में चूक हो गई क्या? देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जो कांग्रेस के मंचों से उठाया जाता है। इसको बहुत प्रभावी ढंग से उठाना चाहिए था। संदेश तो क्या है लोगों में? 2014 में पढ़ते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं, सुखीजा जी की भी चैनल को देखते हैं, तो ये कहें कि इतने बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले का पट्टाक्षेप हुआ और लोगों में कोई इसका मैसेज ना गया हो, ये तो गलत है। ये तो स्वयं को धोखा देने वाली बात है। आपकी बात ठीक है कि कांग्रेस को बैठकर इसके बारे में रणनीति बनानी होगी कि किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार का घेराव किया जाए, एक प्रभावी ढंग से इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ें। जनता त्रस्त है, जनता बदलाव चाहती है, जनता देख रही है, जनता गवाह है भ्रष्टाचार की। दुगना चौगुना होता हुआ भ्रष्टाचार जनता देख रही है, लेकिन विवश है, मजबूर है। विवश है। दोस्तों, जनता विवश है, मजबूर है, लाचार है और उसके बाद बेकार है। ये टाइम, उस टाइम का इंतज़ार है। शर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। यदि हम हरियाणा की राजनीति को देखें तो हरियाणा की राजनीति के अंदर आने वाले समय के अंदर लगता नहीं है कि कोई एक पार्टी मजबूत सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इस समय जो ये चक्र चल रहा है, शनि की दृष्टि बृहस्पति पे है और
सूर्य और गर्म होता जा रहा है। अब तो हमारे क्या लगता है आपको? ब्राह्मणों के लिए खतरा बनते जा रहा हो। ग्रहचाल को इतना गहराई से जानते हो, कहीं ना कहीं हमारे को चोट पहुंचाने का आपका इरादा तो नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उपाय होते हैं कहते हैं। देखो उपाय भी बता उपाय रहे हैं। तो हम क्या बताएंगे? ग्रहचाल भी वो आप उपाय बताने लग गए, उपाय भी आप बताओ। तो उपाय तो हम बताएंगे हमारा ना। पंचांग को कौन देखेगा भाई? ये बात भी सही है। तो बताया तो था। शर्मा जी देखिए, हम लोग पेशे से ब्राह्मण है, हमारा पेशा जो है वो ब्राह्मण वाला है, तो इतना ज्ञान तो जरूरी बनता है ना। तो शर्मा जी, जो मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के जो हालात है कि जिस तरह से कांग्रेस डाउनफॉल में है या एक अलग से बड़े मजबूत फॉल में है, एक अलग से, मेरी बात को समझना, यदि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनकी ओर से एक मजबूत बहुत बड़ा स्टैंड लिया जा सकता है। और अगर हम दूसरी तरफ से बात करें कि प्रॉपर कांग्रेस की बात करें तो वहाँ भी स्थिति बड़ी खराब है। और अगर हम बात करें भाजपा की स्थिति भी स्टेट में खराब होती जा रही है, जेजेपी की भी खराब होती जा रही है, आईएनएलडी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, और ऊपर से एंट्री आम आदमी पार्टी कर रही है। वोट तो वही है, माल तो वही है, जो बट जाएगा कट जाएगा और किसके हाथ में कितना जाएगा, जो ये लूट मचने वाली है। तो ये मेरा आखिरी सवाल था आपसे, आपको क्या लगता है इस लूट को कौन लूट पाएगा? कौन लूट पाएगा वोटों को? कौन अपनी अपनी ओर ले ये पाएगा? देखिए, जहाँ तक जनता की बात है, लोगों की बात है, उसको तो सरकार लुट रही है, लुटवा रही है, जहाँ तक लोगों की बात है। और जहाँ तक वोटों की लूट की बात है, कांग्रेस अपने संगठन का निर्माण करे, एक मजबूत संगठन लोगों के सामने लेकर आए, लोग भी कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन वो भी मजबूर है, आपको सोचते आगे जाए किसके साथ, क्योंकि एक मजबूती से आगे कोई आ नहीं रहा है और कांग्रेस चाह रही है कि कोई मजबूती से आगे आए, बहुत बड़ा बदलाव करने। नहीं, कांग्रेस भी चाह रही है कि स्टेट पर हरियाणा प्रदेश पर थोड़ा सा बदलाव किया जाए। हो सकता है मे बी कि प्रदेशाध्यक्ष बदला जाए, सीएलपी लीडर बदला जाए, उसके बाद प्रभारी बदला जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। ऐसी कोई रणनीति पर क्यों नहीं समीक्षा हो पा रही? देखिए, कौन बदला जाए और कौन नहीं बदला जाए, इसका निर्णय ना तो मुझे करना है, इसका निर्णय किसी और स्तर पर होता है। जिस प्रकार से बेबाकी से आपसे मैंने बात की है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर उसी बेबाकी से बात करूंगा। निर्णय लेना न लेना, क्या निर्णय लेना, ये काम कांग्रेस की हाईकमांड का है, ये उन पर छोड़ा जाएगा। जी शर्मा जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे साथ हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी। और दोस्तों, आपको बता दें जाने से पहले एक बार हमने आपको एक बात बतानी है, हमने आपको एक बात बतानी है, और वो बात बड़ी गजब की है। और दोस्तों, वो बात है गजब की, आपको बड़ा खुल्लम खुल्ला बता देते हैं। जिस तरह से कल, यानी कि हम बात करेंगे रविवार की, कुलदीप बिश्नोई आए, धमाधम प्रोग्राम किया, करनाल की राजनीति में छोक मारा, ऊपर से किसी ने पानी मार दिया, मामला फिर फंस गया और बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है करनाल को लेकर अभी तक जो करनाल की हालत है, करनाल जो ऑक्सीजन पर चल रहा है, किसी ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम नहीं किया है। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का ये स्पेशल प्रोग्राम, चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, आप कमेंट्स करें और उसी से ही पता लगता है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर आखिरकार होने क्या वाला है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। सुखीजा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।